हम यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद किसी पुलिस स्टेशन पर फ़ोन पर इत्तला दे देंगे और वो लोग आकर तुम्हें खोल देंगे। मैंने बेला से कहा और इधर उधर देखने लगा। मुझे किसी ऐसे कपड़े की तलाश थी जिससे इसका मुंह भी बंद कर सकूं, मगर कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर अलमारी खोल ली। इसमें बेला के कपड़े भरे हुए थे। स्कार्फ मिल गया। मैंने स्कार्फ का गोला बनाकर बेला के मुंह में हलक तक ठोंस दिया। वो बुरी तरह सर पटक रही थी। मरोगी नहीं, सिर्फ चंद मिनट की बात है, मैंने कहा, और ये हमारी आखिरी मुलाकात है जिसे तुम अरसे तक याद रखोगी। आज रात मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँगा और तुम लोग बाल नोचते रह जाओगे। मैंने सूटकेस उठाकर रत्ना को इशारा किया। वो खूनखार नज़रों से बेला की तरफ देखती हुई मेरे साथ ही दरवाजे से बाहर आ गई। एक बार फिर मुझे हैरत हुई, यहाँ 2 गोलियाँ चली थीं। बेला भी बार बार चीखी थी। मुझे अंदेशा था कि कोई ना कोई यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि या तो फायरिंग और चीखों की आवाज़ बाहर नहीं सुनी गई थी। अगर ये आवाज़ें सुनकर किसी ने पुलिस को फ़ोन किया भी होता तो पुलिस अपना रिवायती किरदार अदा कर रही थी। ताख़ीर से जाए वारदात पर पहुंचना बर्रे सग़ीर की पुलिस का तुर्रा इम्तियाज़ है। पोर्च में बेला की कार खड़ी थी। इग्निशन में चाबी भी लगी हुई थी। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर सूटकेस अंदर डाल दिया और रत्ना को इशारा करता हुआ तेज़ी से गेट की तरफ चलने लगा। जब मैंने गेट खोला तो रत्ना कार स्टार्ट करके इस तरफ ले आई थी। कार जैसे ही बाहर निकली मैंने गेट बंद कर दिया और दौड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रत्ना ने कार गली में बाएं तरफ मोड़ ली। सामने वाले दूसरे तीसरे बंगले के गेट के ज़ेली दरवाजे में एक औरत और एक मर्द खड़े हमारी तरफ ही देख रहे थे। कार जैसे ही करीब पहुंची वो दोनों तेज़ी से दरवाजे के अंदर हो गए। मेरा ख्याल था कि इन लोगों ने बेला के बंगले से फायरिंग और चीखों की आवाज़ें सुनी थीं और हो सकता है उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी किया हो और अब पुलिस का इंतज़ार कर रहे थे। ये सारा रिहायशी इलाका था। ऊंची नीची सड़क के दाएं बाएं बंगले थे। रत्ना कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाती रही। जाहिर है ये इलाका पहले हमारा देखा हुआ नहीं था और मुझे अंदेशा था कि हम इन गलियों में ही घूमते हुए धल न लिए जाएं। रास्ता याद है ना? मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा न हो कि हम इन गलियों में भटकते रहें और किसी जगह। इत्मीनान रखो, रत्ना ने मेरी बात काट दी। मुझे सारे रास्ते याद हैं। इस तरफ छोटा सा शॉपिंग सेंटर है। मार्केट के करीब से होते हुए हम संसार चंद रोड पर निकल जाएंगे। एक और गली में मुड़ने के बाद हम शॉपिंग सेंटर की तरफ निकल आए। बेशतर दुकानें बंद हो चुकी थी, अलबत्ता 2-3 रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें खुली हुई थी। शॉपिंग सेंटर के सामने एक छोटा सा चौराहा था। हमारी कार चौराहे पर पहुंची थी कि सामने से पुलिस की एक जीप आती हुई दिखाई दी। रफ्तार खासी तेज थी। इस जीप पर ड्राइवर के अलावा 3 और पुलिस वाले राइफलें संभाले बैठे थे। अब जल्दी से इस इलाके से निकल चलो, रत्ना, मैंने मुड़कर जीप की तरफ देखते हुए कहा। इन्हें बेला के बंगले पर पहुंचने में 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बेला के हाथ पैर खुलते ही जहन्नम की सारी बलाएं भी खुल जाएंगी। फिक्र मत करो, वो लोग हमारी गर्द को भी नहीं पा सकेंगे, रत्ना ने जवाब दिया। इसका लहजा बेहद पुरसुकून था। इसने कार एक और कुशादा गली में मोड़ ली और फिर हम होटल मान सिंह के करीब से होते हुए संसार चंद रोड पर निकल आए। ये बारौने का इलाका था। सड़क पर ट्रैफिक भी था। रत्ना कुछ दूर तक कार को संसार चंद रोड पर ही दौड़ाती रही और फिर सिविल लाइन के इलाके तक पहुंचने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। जैकब रोड पर जे महल पैलेस ताज होटल से तकरीबन 100 गज दूर एक सड़क के मोड़ पर रत्ना ने कार रोक ली। तुम सूटकेस लेकर यहाँ उतर जाओ, मैं इस कार को जे महल पैलेस की पार्किंग प्लाट पर छोड़ कर आती हूँ, रत्ना ने कहा। क्या वहाँ कार छोड़ना खतरनाक नहीं होगा? मैंने कहा। जाहिर है जल्द या बदेर गाड़ी का पता चल जाएगा और फिर इस इलाके में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, रत्ना बोली। वो लोग यही समझेंगे कि हम लोग कार यहाँ छोड़कर किसी और कार या टैक्सी वगैरह पर किसी तरफ चले गए होंगे। बेला, तुम्हें इतना बेवकूफ़ तो नहीं समझती कि तुम ये कार अपने घर के आसपास कहीं छोड़ दोगे? गोया तुम एक नफसियाती हरबा इस्तेमाल कर रही हो जो। हाँ, इसे नफसियाती हरबा ही समझ लो, रत्ना ने मेरी बात काट दी। अब तुम देर मत करो, सूटकेस लेकर इस तरफ खड़े हो जाओ। मुझे वापस आने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। पिछली सीट से सूटकेस भी उठा लिया। कार हरकत में आ गई। होटल की तरफ खासी रौनक थी। कई बुलंदो बाला इमारतों पर नेवन साइन जगमगा रहे थे, लेकिन मैं जिस सड़क के मोड़ पर खड़ा था इससे आगे रिहायशी इलाका था और इस तरफ ट्रैफिक की आमदरफ्त भी कम थी। मैंने इधर उधर देखा। जिस जगह मैं खड़ा था इस मोड़ पर एक बहुत बड़ा बंगला था। दीवार 4-5 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। बंगले के अंदर दीवार के साथ साथ दरख्तों की बहुतायत थी। कई दरख्तों की शाखें बाहर फुटपाथ पर झुकी हुई थीं। मैं सूटकेस उठाकर चंद गज आगे दीवार के करीब दरख्तों की झुकी हुई शाखों के नीचे खड़ा हो गया। रत्ना की कार होटल के सामने पहुंच चुकी थी और फिर वो गेट में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गई। पार्किंग प्लॉट वहां से नजर नहीं आ रहा था। अब मेरे जहन में एक और खदशा सर उभार रहा था।
बेला की कार बहुत कीमती और चमचमाती हुई थी, जबकि रत्ना का हुलिया मजमूई तौर पर ऐसा नहीं था कि इसे कार का मालिक समझा जा सकता। वो शलवार कमीज पहने हुए थी और सर पर चुनरी थी। ये लिबास भी इतना कीमती नहीं था। इस किस्म के लिबास में आने वालों को तो ऐसे होटलों में घुसने ही नहीं दिया जाता, लेकिन रत्ना को होटल में तो दाखिल नहीं होना था, इसे तो कार पार्किंग में छोड़नी थी और बस। 15 मिनट गुजर गए। रत्ना को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। मेरी परेशानी बढ़ने लगी। इस दौरान मेरे करीब से कई गाड़ियां गुजरी थीं। एक टैक्सी हल्की रफ्तार से मेरे करीब से गुजरी, चंद गज आगे जाकर रुक गई। टैक्सी की पिछली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, मगर अंधेरे में इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने अंदर की बत्ती जला दी। वो जवान और हसीन औरत थी। इसने जिस किस्म का लिबास पहन रखा था और जैसा मेकअप कर रखा था, इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो शिकारी औरत थी। अक्सर टैक्सी ड्राइवर इस किस्म की औरतों के साथ मिलकर लोगों को फांसते हैं। कहाँ जाना है भाया? टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की से गर्दन निकाल कर पूछा। टैक्सी का इंतज़ार है तो आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। नहीं भाया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने जवाब दिया। टैक्सी ड्राइवर उतर कर मेरे करीब आ गया। इसने पहले ज़मीन पर रखे हुए सूटकेस को देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुसाफिर लगत हो, कोई ठिकाना नहीं है तो हमारे साथ चलो, सर छुपाने को जगह भी मिल जाएगी, और वो भी। इसने टैक्सी में बैठी हुई औरत की तरफ इशारा किया। एक नंबर माल है, खुश हो जाओगे, तुमसे किराया नहीं लेंगे, जो जी में आए दे देना। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा। शर्माते हो? टैक्सी ड्राइवर ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए बोला। परदेसी हो? बदमाशों या पुलिस के हाथ लग गए तो लुट जाओगे, हमारे साथ चलो, रात भर ऐश करोगे, करीब जाकर देखो तो माल कैसा है। मैंने कहा ना कि मैंने कहीं नहीं जाना। मैंने कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ड्राइवर मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर चौंक गया। ठीक है भाया, वो पीछे हटते हुए बोला। ज़बरदस्ती तो नहीं है ना? मैं तो तुम्हारे भले को कह रहा था। ये लौंडिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है भाया। वो टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी एक ज़ोरदार झटके से आगे बढ़ गई। मैं होटल की तरफ देखने लगा। रत्ना का कोई नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ खड़े रहना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता था। मुझे यकीन था कि बेला ने हाथ पैर खुलते ही सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर को हमारे बारे में इतला दी होगी और रेडियो पर शहर भर में पुलिस की पेट्रोलिंग कारों को हमारे बारे में खबरदार कर दिया होगा और हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। मैं यहाँ अंधेरे में खड़ा वैसे ही मशकूक लग रहा था। अगर इस तरफ से गुजरती हुई पुलिस की गाड़ी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। मैंने इधर उधर देखा। बंगले की दीवार 4 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रखा और फिर खुद भी दीवार पर चढ़कर आहिस्तगी से इसकी दूसरी तरफ कूद गया। इस तरफ आगे बहुत वसी लॉन था और इसकी दूसरी तरफ बंगले की इमारत थी, जिसके बरामदे में बल्ब जल रहा था। मध्यम सी रोशनी अगरचे यहाँ तक भी पहुँच रही थी, मगर गुंजान पौधों की वजह से मैं रोशनी की जद में आने से महफूज था। मैं दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ झांकता रहा। रत्ना अभी तक होटल से बाहर नहीं आई थी। मुझे अंदेशा था कि वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। 5 मिनट और गुजर गए। अब मुझे रत्ना के बारे में वाकई तशवीश होने लगी। एक मरतबा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि सूटकेस वहीं पौधों में छोड़ दूं और ख़ुद जाकर मालूम करूं। मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था कि दूर से रत्ना को आते देखकर इत्मीनान का सांस लिया। मैं वहीं खड़ा रहा। इत्तेफाक से इसी वक्त 3-4 गाड़ियां आगे पीछे इस तरफ घूम गई, इसलिए मैंने दीवार से बाहर आना मुनासिब नहीं समझा। गाड़ियों के आगे निकलते ही रत्ना इस जगह पहुंच गई और इधर उधर देखने लगी। इस वक्त एक और तेज़ रफ्तार कार वहां से गुजरी। इसके हेडलैम्प की रोशनी में रत्ना के चेहरे पर नुमाया तौर पर तशवीश नजर आ रही थी। रत्ना, मैं यहाँ हूँ, मैंने सरगोशी में पुकारा। रत्ना आवाज़ की तरफ घूम गई, मगर मुझे फिर भी नहीं देख सकी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रख दिया और ख़ुद भी ऊपर चढ़कर फुटपाथ की तरफ कूद गया। धब की आवाज़ सुनकर रत्ना उछल पड़ी। ओ, मैं तो डर ही गई थी कि तुम कहाँ गायब हो गए। रत्ना बोली, मगर तुम इधर क्यों छुप गए थे? मैंने शिकारी औरत और टैक्सी ड्राइवर का किस्सा सुनाया। फिर बोला, मुझे यहाँ ना पाकर क्यों डर गई थी? ये तो नहीं सोच लिया कि मैं सारा माल लेकर भाग गया हूँ? ऐसे गंदे ख्यालात मेरे जहन में नहीं आ सकते। रत्ना ने कहा, मुझे तुम पर इतना ही एतमाद है जितना अपने आप पर। बहरहाल अब यहाँ से चलो। होटल के पार्किंग में ज़रा सी गड़बड़ हो गई थी, ऐसा न हो लोग मेरी तलाश शुरू कर दें। वो ये पूछना तो मैं भूल ही गया था कि तुम वहाँ गाड़ी खड़ी करने गई थी। इतनी देर कैसे लगी? मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई एक और गाड़ी से टकरा गई, जिससे इसका हेडलैम्प टूट गया, रत्ना बता रही थी। पार्किंग के निगरान लड़के को तो मैंने पटा ही लिया था, मगर इसी वक्त गाड़ी का मालिक भी पहुंच गया। वो तो शायद मेरी माजरत कबूल करके दरगुजर कर देता, मगर इसकी बीवी बड़ी हराफा निकली। वो किसी तरह जान छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। 5000 रुपये दंड तलब कर रही थी। इस पर बात बढ़ती रही। कुछ और लोग भी जमा हो गए। आखिरकार मैं ये कहकर वहाँ से निकली हूँ कि अपनी मालिका को बुला कर लाती हूँ। वो शायद यही समझ रहे हैं कि मैं कार छोड़कर भाग नहीं जाऊँगी। मैंने कहा था कि अपनी मालिका को फ़ोन करके बुलाती हूँ,
जाहिर है मैं वापस तो नहीं जाऊंगी और हो सकता है कि वो हमारी तलाश शुरू कर दें, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने मज़ीद कोई सवाल किए बगैर सूटकेस उठा लिया और तेज़ी से एक तरफ चलने लगे। सूटकेस खासा वजनी था, मैं इसे कभी एक हाथ में मुंतकिल करता और कभी दूसरे हाथ में। पार्क की तरफ जाने के लिए हमें होटल जे पैलेस की बगली गली से गुजरना पड़ता, लेकिन रत्ना ने वहाँ की जो सूरत हाल बताई थी, इसके पेश नज़र इस तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं था। इसलिए हम एक और सड़क पर घूम गए और बंगलों के दरमियान गलियों में घूमते हुए पार्क की पिछली तरफ निकल आए। इतने पुरहंगाम मरहलों से गुजरने के बाद मुझे एक बात का ख्याल आ रहा है, रत्ना ने चलते चलते कहा। वो क्या? मैंने पूछा। बेला कि हाँ, हमने ये चेक नहीं किया कि ये सूटकेस वही है या कोई और ये कि जिस दौलत के लिए हमने इतनी जान खतरे में डाली है वो इसमें है भी या नहीं। ये ख्याल तो मुझे भी नहीं आया था। मैंने कहा, सूटकेस तो वही है और वज़नी भी है। मेरा ख्याल है वो सब कुछ इसी में मौजूद होगा जो तुमने रखा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? रत्ना बोली कि सूटकेस बेला ने खुफिया जगह पर रखा हुआ था। अगर इसमें वो सब कुछ ना होता तो इसे इतनी हिफाजत से न रखती। मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, बहरहाल अब तो हम ये दर्द सर कर ही चुके हैं। इसमें अगर दौलत की बजाय पत्थर भरे हों तो हमारी किस्मत। अगर पत्थर हुए तो इन्हीं पत्थरों से बेला का सर फोड़ दूंगी। रत्ना ने जवाब दिया। मैंने भी तय कर लिया है कि यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अपनी दौलत लेकर ही जाऊंगी। दौलत हासिल करने के चक्कर में ख्वाह जान चली जाए। मैंने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। रत्ना ने गोया फैसला कुन लहजे में कहा। मैंने इस वक्त खामोशी में ही बेहतरी समझी। हम पार्क के गिर्द चक्कर काटते हुए एक तरफ निकल आए। यहाँ यशोधर के क्वार्टर की पिछली तरफ आईनी जंगले की सलाखें मुड़ी हुई थीं। इस वक्त रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और इस सड़क पर सन्नाटा था। इसके दूसरी तरफ बंगलों की गलियों में भी सन्नाटा तारी था। हम जंगले में से गुजरकर क्वार्टर की अकबी सहन में से होते हुए अंदर आ गए। मेरा ख्याल था कि शोशावरी और यशोधर सो चुके होंगे, लेकिन इनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर जलने वाले लैंप की मदद से रोशनी बाहर को आ रही थी। हमारे कदमों की मदम से चाप सुनकर यशोधर फौरन ही बाहर आ गया। कौन है भाया? हम हैं यशोधर, मैंने कहा। मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम कमरे में आ गए। शोशावरी चारपाई पर लेटी हुई थी। वो हमें देखकर अंदर आ गई। कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम तो परेशान हो गए थे। यशोधर काका तो समझ रहे थे कि तुम लोग रास्ता भटक गए हो। शोशावरी ने कहा, रास्ता तो नहीं भटके थे। मैंने सूटकेस ज़मीन पर रखते हुए कहा। आगरा का रहने वाला एक दोस्त मिल गया था, इसके साथ कुछ देर हो गई। यशोधर काका, मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। पहले पानी और फिर चाय को दिल चाह रहा है। यशोधर काका तुम्हें पानी पिला देगा और चाय मैं बनाती हूँ। शोशावरी कहते हुए चारपाई से उतर गई। यशोधर ने बरामदे में रखे हुए मटके में से गिलास भर के मेरे हाथ में दे दिया। मैं इस वक्त वाकई बहुत शिद्दत से प्यास महसूस कर रहा था। एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। रत्ना को भी प्यास लग रही थी। इसने खुद ही उठकर पानी पी लिया। यहाँ सोने का बंदोबस्त हम लोगों ने कुछ यूँ कर रखा था कि शोशावरी और यशोधर काका तो इस कमरे में अपनी अपनी चारपाइयों पर सोते थे। दूसरे कमरे में पहले तो एक ही जलंगा सी चारपाई हुआ करती थी। हम चूँकि इनकी नज़रों में मियाँ बीवी थे, इसलिए 2-4 रोज़ तो मैंने और रत्ना ने एक ही चारपाई पर गुजारा किया था। फिर मैंने यशोधर काका से बाजार से बांध के एक और चारपाई मंगवा कर इस कमरे में डलवा ली थी। वो कमरा किचन का काम भी देता था और मैं और रत्ना सोते भी वहीं थे। और इस वक्त शोशावरी चाय बनाने के लिए इस कमरे में गई थी। तुम्हें नींद आ रही है यशोधर काका? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होता है, तुम सो जाओ, हम अपने कमरे में चले जाते हैं। यशोधर को वाकई नींद आ रही थी। वो सुबह 6 बजे से पहले ही उठकर पार्क में चला जाया करता था और रात को सोता भी जल्दी था। आज हमारी वजह से वो अभी तक जाग रहा था। यशोधर कुछ कहे बगैर अपनी चारपाई पर लेट गया। मैंने रत्ना को इशारा किया और ख़ुद भी सूटकेस उठाकर दूसरे कमरे में आ गया और सूटकेस एक चारपाई पर रख दिया। शोशावरी इस वक्त स्टोव पर खोलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाल रही थी। यशोधर काका को नींद आ रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, हाँ वो जल्दी सो जाता है, आज तुम लोगों की वजह से जाग रहा था। शोशावरी ने जवाब दिया। 10 मिनट में चाय तैयार हो गई। इसने हमें चाय दी और ख़ुद भी एक मग लेकर रत्ना के साथ चारपाई पर बैठ गई। बेला का पता हमने शोशावरी के ज़रिए ही लगाया था। इसे हमने असल बात तो नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि हमने कन्याकुमारी को बदमाशों से बचाने की कोशिश की थी, जिस पर ये लोग हमारे भी दुश्मन हो गए थे। इनके हाथों कन्याकुमारी के मारे जाने के बाद हम इसकी मौत का बदला लेना चाहते थे। कन्याकुमारी के नाम से ही इसने हमें अपने पास बना दी थी और बेला के बारे में मालूमात हासिल करने पर तैयार हो गई थी। शोशावरी ने अभी तक सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पूछा था और ना ही ये दरियाफ्त किया था कि हमारा कौन सा जानने वाला मिल गया था जिसकी वजह से इतनी देर हो गई थी। लेकिन सुबह जब अखबार में बेला के बंगले पर हंगामे और इसकी मुलाजमा के कत्ल की खबर छपेगी तो इसमें हमारी असलियत के बारे में बहुत कुछ लिखा होगा।
ऐसी सूरत में जाहिर है शोशावरी हम पर शुबा करेगी। हम कई रोज़ से यहाँ रह रहे थे। इस दौरान शोशावरी की बातों से मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि वो बुरी तरह बददिल है। इसके साथ माजी में जो कुछ हुआ था वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी। इसके पति को ज़िंदा जला दिया गया था और इसकी दाद रसी के बजाय पुलिस ने इसी को अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश की थी। वो इंसाफ के लिए भागी फिरी थी, लेकिन इसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला था। शोशावरी का ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक मुतवसत दर्जे की बाइज़्ज़त घराने से था। काम की तलाश में शिमला पहुंच गई थी, जहां इसकी मुलाकात बटाना से हुई। फिर उन्होंने शादी कर ली, जिस पर इसके घर वाले नाराज़ हो गए। वो अपने शोहर के साथ जयपुर आ गई, लेकिन यहाँ भी बटाना के घर वालों ने इसे कबूल नहीं किया। वो अपने शोहर से हाथ धो बैठी। इस तरह वो ना घर की रही और ना घाट की। वो जवान और हसीन थी। बहुत से लोगों ने इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, मगर वो अपने आप को बचाती रही। इसके हुस्न और शबाब से फ़ायदा उठाने के लिए वक्ती तौर पर सहारा देने वाले तो बहुत थे, लेकिन हमदर्द और मुखलिस कोई न था। ऐसे में यशोधर ने इसे सहारा दिया और इसे बेटी बनाकर अपने घर ले आया। इस सारी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए मैं सोच रहा था कि अगर इसे असल बात बता दी जाए तो शायद वो पूरी तरह हमारा साथ देने पर आमादा हो जाए। लेकिन एक खदशा ये भी था कि हमारी असलियत से आगाह होने के बाद वह हमें पुलिस के हवाले न कर दे। फौरी तौर पर हमारा इस शहर से निकलने का इरादा नहीं था। मेरे ख्याल में कम से कम हफ्ता 10 दिन तो हमारी तलाश का हंगामा जारी रहेगा और ज़ाहिर है इस दौरान हम बाहर नहीं निकल सकते थे। लिहाजा मैंने फ़ैसला कर लिया था कि किसी वक्त शोशावरी को एतमाद में लेकर इसे असल बात बता दी जाए। ये सूटकेस कैसा है, आखिरकार शोशावरी ने पूछ ही लिया। बात दरअसल ये है कि आगरे वाले जिस दोस्त से हमारी मुलाकात हुई थी, जिसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था, मैंने जवाब दिया। बहुत से लोग जो किसी होटल में कमरा नहीं ले सकते, रेलवे स्टेशन के आसपास चारपाई होटलों में 2 रुपये किराया देकर रात भर के लिए चारपाई हासिल कर लेते हैं, लेकिन सामान रखने की जगह मुयस्सर नहीं आती। मेरा वो जानने वाला भी ऐसा ही गरीब आदमी था। इसने अपना ये सूटकेस हमारे हवाले कर दिया। 1-2 दिन बाद जब वो वापस जाएगा तो सूटकेस ले जाएगा। शोशावरी ने मजीद कुछ नहीं पूछा। रत्ना ने इसे बातों में उलझा लिया। मैं भी खामोश बैठा चाय की चुस्कियाँ लेता रहा। 2:30 बज गए। शोशावरी बार बार जमाइयाँ लेने लगी और आखिरकार वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी उठकर बाहर आ गया। मैं कुछ देर बरामदे में खड़ा रहा और फिर कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। 10-15 मिनट तक मैं और रत्ना सरगोशी में बातें करते रहे। फिर रत्ना ने सूटकेस अपने सामने रख लिया और इसे खोलने की कोशिश करने लगी। सूटकेस लॉक था और जाहिर है चाबी हमारे पास नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। कमरे के कोने में जहाँ यशोधर की साइकिल खड़ी थी, वहाँ साइकिल का एक टूटा हुआ पहिया भी पड़ा था। मैंने इस पहिए में से एक तार निकाल लिया और सूटकेस के ताला खोलने की कोशिश करने लगा। ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। चंद सेकंड्स बाद ही दोनों ताले खुल गए और फिर जैसे ही मैंने ढकना उठाया, रत्ना की आंखें चमक उठी। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। हमारी मेहनत रायगां नहीं गई थी। सूटकेस में ऊपर रत्ना के कपड़े तय किए हुए थे। रत्ना बेसब्री से कपड़े उठा कर एक तरफ रखने लगी। इसका चेहरा दमक रहा था। करेंसी नोटों की गड्डियाँ, जेवरात और वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं जो इसमें रखी हुई थी। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला ने यह सूटकेस खोल कर नहीं देखा था। इसे जूं का तूं रख दिया गया था और मेरा ख्याल है अगर बेला ने इसे खोल कर देख भी लिया तो इसमें से कोई चीज़ नहीं निकाली। भगवान का शुक्र है सब कुछ मौजूद है, कुछ भी गायब नहीं है। रत्ना ने कहा। यह मसला भी हल हो गया, अब क्या प्रोग्राम है, मैंने पूछा। बेला पागल हो रही होगी, रत्ना ने कहा। वो हमारी तलाश में ज़मीन आसमान एक कर देगी। कई रोज़ तक तो हम घर से नहीं निकलेंगे। मेरा ख्याल है चंद रोज़ हमें यहीं पर डूब के रहना चाहिए। हंगामा ज़रा कम हो तो यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। क्या ये सूटकेस यहाँ महफूज रहेगा? रत्ना बोली। सूटकेस को कोई ख़तरा नहीं है। हम दोनों तो 24 घंटे यहाँ मौजूद होंगे। दोनों न सही एक ना एक तो रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में शोशावरी को एतमाद में लेकर इसे असल बात बता देनी चाहिए। रिस्क क्यों ले रहे हो? रत्ना ने कहा। हमारा काम हो गया है, हमें चंद रोज़ यहाँ रहना है। इसमें शुबा नहीं कि शोशावरी अब तक काबिल एतमाद साबित हुई है, लेकिन वो भी शायद कन्याकुमारी के हवाले से। वो यही समझ रही है कि हम इसके कज़न का बदला लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर इसे असल बात बता दी जाए तो शायद इसका रवैया कुछ मुख्तलिफ हो। इसलिए मेरे ख्याल में खामोश रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।